Hello, ambitious aspirants. I hope you all are doing well. So let's begin with today's topic, acts and policies. इंडिया ने क्या acts बनाए हैं, क्या policies बनाई है environment से related. Let's discuss that. First is Wildlife Protection Act 1972. India is the first country in the world to have made provisions for the protection and conservation of environment in its constitution. On 5th June 1972, environment was first discussed as an item of international agenda in the UN Conference of UN Environment in Stockholm, and thereafter 5th June is celebrated all over the world as World Environment Day. जो 5 जून 1972 में जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एनवायरनमेंट को फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था, तो उसी इसीलिए हम क्या करते हैं 5 जून को एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद, इसी मीटिंग के बाद जब इंडिया ने क्या लिए, बहुत सारे एक्ट्स बनाए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना, ये इसी कॉन्फ्रेंस के बाद बने, और भी बहुत सारे एक्ट्स बनाए, वो सब इसी के बाद बनाए। ठीक है। The rationale for passing act as stated in its statement of objects and reasons are as follows। मतलब कि जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये किस लिए पास किया गया, इसका रीजन क्या था। The rapid decline of India's wild animals and birds, one of the richest and most varied wildlife resources of the country, has been a cause of grave concern। कि जो इंडिया की वाइल्ड एनिमल्स है और जो बर्ड्स है उनका वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है। तो अब इंडिया हैज़ अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर डिक्लाइन हो रही है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी या इंडिया के जो वाइल्ड एनिमल्स और जो बर्ड है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, और इसके लिए फिर इंडिया को कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो लेके आए। Areas which were once teeming with wildlife have become devoid of it, and even in sanctuaries and national parks, the protection afforded to wildlife needs to be improved। कि जिस एरिया में पहले वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे भी इतनी कम होती जा रही थी, और जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है उनकी प्रोटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे प्रोटेक्ट होती है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। The Wild Birds and Animals Protection Act 1935 has become completely outdated। और जो पहले वाले एक्ट्स थे, हमने पहले एक्ट्स बनाए थे रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वो आउटडेटेड हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम चेंज होता रहेगा, सिनेरियो चेंज होता रहेगा, जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होती रहेगी, तो वैसे वैसे हमें एक्ट्स भी चेंज करने पड़ेंगे प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो पहले वाले एक्ट्स थे वो क्या हो गए थे, आउटडेटेड हो गए थे। This existing laws not only have become outdated but also provide punishments which are not commensurate with the offence and financial benefits that occur from poaching and trade in wildlife produce. Further, such laws mainly relate to control of hunting and do not emphasize the other factors which are also the prime reason for the decline of India's wildlife, namely taxidermy and trade in wildlife and products therefrom। जो पहले वाले एक्ट्स थे वो आउटडेटेड तो थे ही थे, पर उनमें जो पनिशमेंट्स दी गई थी, जैसे क्या है कि जो पोचिंग से रिलेटेड पनिशमेंट या जो पोचिंग करता है उसको पनिशमेंट जो दी गई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि उनको बेनिफिट मिल रहा था उस चीज़ से। ठीक है। तो इसीलिए वो भी चीज़ें चेंज करनी थी सब। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, जो नया एक्ट लेके आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेलिएंट फीचर्स के एक्ट के, The rating of the schedules 1 to 5 is in accordance with the risk of survival of the wildlife enlisted in them। मतलब कि जो शेड्यूल 1 से 5 तक है कि कितनी उनका रिस्क है सर्वाइवल का। Animals included in schedule are provided for total protection from hunting, and the trade and commerce related to such animals are strictly regulated। मतलब जो भी एनिमल्स इस शेड्यूल में इंक्लूडेड है उनको वो टोटली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम हंटिंग, मतलब हंटिंग नहीं कर सकते, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए उन एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। The Schedule 6 has been added to include the specified plant species to be protected by the Wildlife Amendment Act of 1991। इसमें जैसे शेड्यूल 1 to 5 तो थे ही, और शेड्यूल 1 to 5 में क्या है कि जो भी एनिमल्स है उनकी हंटिंग नहीं कर सकते हम, और उनको ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और जो लेकिन हमने शेड्यूल 6 ऐड किया वो किसके लिए, स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज़ के लिए हमने ऐड किया शेड्यूल 6। ठीक है। An expert committee constituted by the Indian Board of Wildlife considers amendments to the act as and when necessary। जो भी हमें अमेंडमेंट करनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, या कुछ भी हमें ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, इसको चेंज करनी है, कुछ भी हमें अमेंड करने की, तो वो कौन करेगा, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है उसमें इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है।
With the amendment of the Act in 1991, powers of the state governments have been withdrawn almost totally. Now the state government are not empowered to declare any wild animal a vermin. Further, by addition of provision, immunization of livestock within a radius of 5 km from a national park or sanctuary has been made compulsory. जो 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ, उसमें जब अमेंडमेंट हुई 1991 में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट मतलब टोटली विदड्रॉ कर ली गई, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है, वो किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते या डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को भी कि ये शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 या ऐसे इसमें इंक्लूडेड होएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स जो है विदड्रॉ कर ली गई 1991 के अमेंडमेंट में। और जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, उसकी भी ह्यूमनाइजेशन के लिए कहा गया है। जो जैसे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज है, उनके जो रेडियस जो 5 किलोमीटर रेडियस तक जो लाइव स्टॉक है उसको इम्यूनाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. As compared to all of the previous laws on environment protection, the Environment Protection Act 1986 is a more effective and bold measure to fight the problem of pollution. मतलब जितने भी पहले हमने environment के acts बनाए उससे ज़्यादा अच्छा ये act है to fight the problem of pollution. The act empowers the central government to take all appropriate measures to prevent and control pollution and to establish effective machinery for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and protecting and controlling abating environmental pollution. कि जो ये एक्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है, ये किसको एम्पावर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमें करना है, जो भी मेजर्स लेने हैं, इफेक्टिव मशीनरी भी इस्टेब्लिश करनी है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कौन करता है? ये एक्ट किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। The Environment Protection Act 1986 has relaxed the rule of locus standi, and because of such relaxation, even a common citizen can approach the court provided he has given a notice of 60 days of the alleged offence and his intention to make a complaint to the central government or any other competent authority. जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसने रिलैक्स किया रूल ऑफ लॉकस स्टैंडाई को। मतलब क्या है इसका कि कोई भी कॉमन सिटीजन है, कोई भी जिसको ऐसे लगता है कि कहीं भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पहले 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या ऑफेंस हो रहा है, किसके लिए वो अप्रोच कर रहा है, किस रीज़न की वजह से वो अप्रोच कर रहा है कोर्ट को, तो उसको 60 डेज का पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन वैसे कोई भी कॉमन सिटीजन जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है या कहीं भी हो रही है, तो वो अप्रोच कर सकता है। The act consists of and deals with more stringent penal provisions. The minimum penalty for contravention or violation of any provision of the law is an imprisonment for a term which may extend to 5 years or fine up to 1 lakh rupees or both. जो ये एक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजन है। मतलब बहुत पहले वाले जो एक्ट थे उसमें इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं थी, लेकिन जो इस एक्ट में क्या है, बहुत सारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। और मिनिमम पेनल्टी क्या है? जो कॉन्ट्रवेंशन, मतलब कि जो भी हमने लॉज बनाए या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज बने हैं, अगर उसको कोई वायलेट करेगा या उसको कोई मतलब कॉन्ट्रवेंशन या उसमें कॉन्ट्रवेंशन हो रही है उन लॉज में, तो क्या हो सकता है? उसको फाइन हो सकता है अप टू 1 लाख रुपीज़, और जो उनकी इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5 years, या फिर दोनों हो सकता है। The act also provides for the further penalty if the failure or contravention continues after the date of conviction. कि अगर जो वो लॉज है उसको फिर भी जो उनको पता चल गया कि ये लॉज ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं लॉज को, लेकिन वो फिर भी करते जा रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी कि उनको 5000 पर डे देना पड़ेगा, पर डे 5000 रुपीज़, ठीक है। If the failure of contravention continues beyond the period of 1 year, then the offender is punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years. अगर जो वायलेशन है वो एक साल तक एक्सटेंड रहे, मतलब ये हमने नोटिस दे दिया, उसके बाद भी 1 साल तक की जो वायलेशन है वो एक्सटेंड हो रही है, तो जो कन्विक्टेड है तो उसको क्या हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और ये एक्सटेंड कर सकती है अप टू 7 years. The Environment Protection Act 1986 grants immunity to the officers of the government or any act done under the provisions of this act or under the powers vested in them or functions assigned to them under this act. जो भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो भी ऑफिसर्स है, वो जो भी एक्ट लेते हैं इस एक्ट के अंदर, जो भी मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी वो अथॉरिटी अथॉरिटाइज करते हैं किसी चीज़ को या कोई भी एक्ट लेते हैं, तो वो उनकी इम्यूनिटी है, वो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये एक्ट, ठीक है।
Next is National Forest Policy 1988. The principal aim of National Forest Policy 1988 is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance, including atmospheric equilibrium, which are vital for sustenance of all life forms, human, animal and plant. प्रिंसिपल एम क्या है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का? एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना कि एनवायरमेंट स्टेबल रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट with the vast variety of flora and fauna which represent the remarkable biological diversity and genetic resources of the country. कि हमें जो नेचुरल हेरिटेज है अपनी कंट्री का उसको प्रिजर्व करना है या कंजर्व करना है. जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है हम उसको कंजर्व करेंगे. नेचुरल जो फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है या जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी प्रिजर्व करना है हमें, ताकि जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट रहे. ठीक है. Checking soil erosion and denudation in the catchment areas of rivers, lakes, reservoirs in the interest of soil and water conservation for mitigating floods and droughts and for the retardation of siltation of reservoirs. हमें क्या करना है कि जो सॉइल इरोजन है और डेनुडेशन हो रही है जो कैचमेंट एरियाज में वो चेक करनी है हमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर. ठीक है. तो उससे क्या होगा, हम सॉइल इरोजन चेक करेंगे तो हम फ्लड्स को भी मिटिगेट या ड्रॉट्स को भी मिटिगेट करने की जो सॉल्यूशन है वो भी देखेंगे साथ के साथ. ठीक है. Checking the extension of sand dunes in the desert areas of Rajasthan and along the coastal tracts. मतलब sand dunes कितने extend हुए हम ये देखेंगे इसमें. Increasing substantially the forest tree cover in the country through massive afforestation and socially forestry program, especially on all denuded, degraded and unproductive lands. मतलब जो फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है कंट्री में वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसको इंक्रीज करना है. तो मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जिससे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन बेसिक यही है कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. एफॉरेस्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो ये सब है इसके अंदर. द मेजर अचीवमेंट्स क्या है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की? इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. मतलब फॉरेस्ट ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर. Involvement of local communities in the protection, conservation and management of forest through joint forest management program. जो local communities है उसको भी हमने इसमें include किया कि हम forest को कैसे protect करेंगे. Meeting the requirement of fuel, wood, fodder, minor forest produce and small timber of the rural and tribal population. National forest policy से जो क्या हुआ है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ रहती है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फ्यूल वुड की या फॉडर की, वो सब उसकी वजह से पूरी हो पाई है. ठीक है. क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. The Biological Diversity Act 2002 was born out of India's attempt to realize the objectives enshrined in the United Nations Convention on Biological Diversity 1992, which recognized the sovereign rights of states to use their own biological resources. मतलब क्या है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया है जो 2002 का, वो कैसे आया कि जो इंडिया ने क्या रियलाइज की जो ऑब्जेक्टिव्स है सीबीडी के, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू हमने रियलाइज किया कि हम भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को लेके आए. An act to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto. मतलब जो एक्ट है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसमें क्या है कि हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और जो सस्टेनेबल यूज़ करना है कि मतलब हम ऐसे यूज़ करें जो कंपोनेंट्स है उसके कि भाई वो हम भी यूज़ करें लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे, मतलब सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए. ठीक है. और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, इक्विटेबल शेयर होना चाहिए बेनिफिट्स का. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? Conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable share of the benefits arising from the utilization of genetic resources. मतलब जो भी हम benefits ले रहे हैं genetic resources से, जो भी हम benefits utilize कर रहे हैं उसका fair and equitable share होना चाहिए इसमें. ठीक है. Next is the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. Forest Rights Act 2006 provides for the restitution of deprived forest rights across India, including both individual rights to cultivated land and forest land and community rights over common property resources. मतलब क्या है कि जो भी डिप्राइव फॉरेस्ट राइट्स है उसको, मतलब जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें जो फॉरेस्ट राइट्स है वो देनी है किनको? जो भी लैंड जहाँ पे कम्युनिटी रहती है, मतलब जो कम्युनिटी राइट्स है जिनकी फॉरेस्ट पे या जो कि जिनकी इंडिविजुअल राइट है किसी कल्टिवेटेड लैंड पे. ठीक है. उनको वो राइट्स प्रोवाइड करनी है फॉरेस्ट राइट्स के अंदर. ठीक है.
सेलियन फीचर्स क्या है इसके? नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। किसके लिए एप्लीकेबल है? जो भी ट्राइबल है और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। The act provides for recognition of forest rights of other traditional forest dwellers provided they have for at least 3 generations prior to 13 December 2005 primarily residing in and have depended on the forest or forest land for bona fide livelihood needs। मतलब क्या है कि कौन सी राइट्स या किस लोगों की राइट्स को ये प्रिजर्व करता है, रिकग्नाइज करता है ये एक्ट, कि जो लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनकी 3 जनरेशंस रह रही हो या वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो या वो वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही हो, उनकी एटलीस्ट 3 जनरेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो। कब से पहले? 13 दिसंबर 2005 से पहले उनकी 3 जनरेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो और वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो, मतलब उनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है या फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंडेंट हो, तो ठीक है वो उनकी राइट को ये प्रोटेक्ट करेगा। A generation for this purpose would mean a period comprising of 25 years, मतलब एक जनरेशन का पीरियड कितना होगा? 25 years, तो मतलब 3 जनरेशन तक वो रहने चाहिए वहाँ पे। The maximum limit of the recognizing rights on forest land is 4 hectare, मतलब जो maximum limit है recognize करने की rights को वो कितनी है? 4 hectares। National parks and sanctuaries have been included along with reserve forest, protected forest for the recognition of rights, मतलब नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी इसमें इंक्लूडेड है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। Hazardous waste means any waste which by means of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive और corrosive causes danger to health और environment। हैजार्डस वेस्ट कौन से होते हैं? जो हमारी हेल्थ को डेंजर करते हैं, डेंजर में डालते हैं, एनवायरनमेंट को डेंजर में डालते हैं, उनकी ऐसी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, और वो रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के साथ या वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, या फिर वो अगर हमारे जैसे कॉन्टैक्ट में आने के बाद ह्यूमंस के तो वो उसको हार्म कर रहे हैं ह्यूमंस को, तो वो सारे क्या है? हैजार्डस सब्सटेंसेस। It comprises the waste generated during the manufacturing processes of the commercial products such as industries involved in petroleum refining। जो भी इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो क्या है? हार्मफुल है इसके लिए, मतलब जो वो सारा जो वेस्ट है वो कौन सा है? हैजार्डस वेस्ट है और वो क्या है? एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम, पेंट, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स मिल रहा है हमें, वेस्ट जनरेट हो रहा है इससे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, पेंट इंडस्ट्री से, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सब क्या है? हैजार्डस वेस्ट है, एंड दैट इज टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट एंड टू द ह्यूमन हेल्थ। Unscientific disposal of hazardous and other waste through burning or incineration leads to emission of toxic fumes comprising of dioxins and furans, mercury, heavy metals, causing air pollution and associated health related problems। मतलब कि अगर उसका अनसाइंटिफिक डिस्पोजल होएगा उस हैजार्डस वेस्ट का, ठीक है, अब वो जो हम उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे या फिर हम उसको बर्न कर रहे हैं या इंसिनरेशन में भी बर्न कर रहे हैं। बर्निंग और इंसिनरेशन इज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन बर्निंग मतलब ओपन में होगी और इंसिनरेशन मतलब कि इंसिनरेशन प्लांट्स होते हैं, तो इंसिनरेशन प्लांट्स में उसको वेस्ट को बर्न करते हैं। लेकिन जब हम बर्न करेंगे हैजार्डस वेस्ट को तो उसमें से क्या है? कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेगी और वो उसमें क्या होएगा? या तो उनमें डाइऑक्सिड्स होंगे या फ्यूरान्स होंगे या फिर मर्करी भी हो सकता है, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? एयर पॉल्यूशन करेंगे, और एयर पॉल्यूशन से क्या होगा? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि जैसे वो एयर है वो जो टॉक्सिक एयर है वो अगर ह्यूमंस ब्रीथ करेंगे तो उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। Disposal in water bodies or in municipal dumps leads to toxic releases due to leaching in land and water, entailing into degradation of soil and water quality। कि जब भी अगर हम इन हैजार्डस वेस्ट को या वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर रहे हैं
या फिर हम किसी लैंड पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जैसे म्यूनिसिपल जो डंप्स होते हैं उसमें हम डंप कर रहे हैं इस चीज़ को, हैजार्डस वेस्ट को, तो उससे क्या होएगा कि जो वहाँ से टॉक्सिक रिलीज होएगा, और वो टॉक्सिक रिलीज होएगा ड्यू टू लीचिंग, मतलब लीचिंग होती है ना, जैसे कि जैसे जो ऊपर का जो पानी है या जो वो नीचे चला गया, मतलब अपने नीचे वाटर लेवल में चला गया, जो सैंड है वो, मतलब जो ऊपर सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी क्योंकि लीचिंग होगी। तो ये लीचिंग की वजह से क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है वो जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी, हाँ, मतलब टॉक्सिक बना सकते हैं और डिग्रेड कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी को, सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं ये, ठीक है। The workers employed in such unscientific practices suffer from neurological disorders, skin diseases, genetic defects, cancer, etc. और जो भी वर्कर्स इसमें एम्प्लॉय होते हैं, कि मतलब जो भी अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि जो भी इन वेस्ट जनरेटेड, जैसे वेस्ट डिस्पोजल में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है, या फिर जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो अगर वो इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये, जैसे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन डिजीजेज हो जाती है, क्योंकि जो जैसे वो इनके कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन डिजीजेज या एलर्जी वगैरह हो जाती है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं, कैंसर हो जाती है उनको, तो ये बहुत हैजार्डस सब्सटेंस है। Hence, there is a need for systematic management of hazardous and other waste in an environmentally sound manner. मतलब कि इसकी क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें ताकि ये एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे और ह्यूमंस को भी हार्म ना करे। By way of prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, utilization, including co-processing and safe disposal of waste, कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम कैसे बच सकते हैं इस हैजार्डस वेस्ट से, कि हम मिनिमाइजेशन या प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब इसका यूज़ भी कम कर दें हम, या फिर इसको रीयूज़ कर लें, या फिर रिसाइकलिंग हो जाए, रिकवरी हो जाए, तो इससे, या फिर सेफ डिस्पोजल कर दें हम वेस्ट का, जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए या फिर ह्यूमंस के कांटेक्ट में ना आए, या फिर उसकी लीचिंग ना हो, तो इससे क्या है, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैजार्डस वेस्ट से। तो ये इससे रिलेटेड फिर क्या बनाया गया, हैजार्डस वेस्ट रूल बनाए गए, और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। The ambit of the rules has been expanded by including other waste, मतलब इसमें सब सारे waste included हैं। Waste management hierarchy in the sequence of priority of prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, co-processing and safe disposal has been incorporated। मतलब इसमें क्या है कि हायरार्की बनाई गई है कि पहले प्रिवेंशन होना चाहिए, हमें प्रिवेंट ही करें हम चीज़ को, फिर मिनिमाइजेशन की हम कम यूज़ करें, अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीयूज़ करें, रीयूज़ करें, फिर रिसाइकलिंग हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है तो रिकवरी हो रही है, को प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर अगर जो हमने यूज़ कर लिया उसका सेफ डिस्पोजल हो रहा है, तो ये हायरार्की में हम ये चल रहे हैं। All the forms under the rules of for permission, import, export, filling of annual returns, transportation, etc. have been revised significantly, indicating the stringent approach for management of such hazardous and other waste with simultaneous simplification of procedure। मतलब जो भी इसमें रूल्स बनाए गए बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि मतलब हमें कैसे मैनेज करना है हैजार्डस वेस्ट को, ये सारे रूल्स हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं ताकि हम हैजार्डस वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर सकें और वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। फिर इसमें जो ये हैजार्डस वेस्ट है, इसमें क्या है कि जो अमेंडमेंट लाई गई, कि अमेंडमेंट आई इसमें कि 2019 में हमने इसको अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट की क्या फीचर्स हैं। Solid plastic waste has been prohibited from import into the country, including in special economic zones and by export oriented units। जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, जो भी सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट है, उसका इम्पोर्ट कंट्री में प्रोहिबिट कर दिया, या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आ सकता, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से भी नहीं आ सकता सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, उसका इम्पोर्ट जो है वो प्रोहिबिट कर दिया। Exporters of silk waste have now been given exemption from requiring permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। जो भी एक्सपोर्टर्स ऑफ सिल्क वेस्ट है, सिल्क वेस्ट का जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट से और क्लाइमेट चेंज से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से बेसिकली सिर्फ उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि उनको ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। Electrical and electronic assemblies and components manufactured in and exported from India, if found defective, can now be imported back into the country within a year of export without obtaining permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं और एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया से, ठीक है, अगर वो डिफेक्टिव फाउंड हुए, मतलब या फिर जो उनको लगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं हमने जो इम्पोर्ट किए दूसरी कंट्रीज़ में, जो उनको लगे कि ये डिफेक्टिव है,
तो वो वापस इम्पोर्ट बैक भी हो सकती है इनटू द कंट्री, ठीक है, विद इन अ ईयर ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब हमने आज एक्सपोर्ट किया है तो उसके एक साल बाद, एक साल के अंदर अंदर वो इम्पोर्ट बैक हो सकती है अगर वो डिफेक्टिव हो तो, और उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा अमेंडमेंट किया गया हजार्डस वेस्ट रूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। The preamble of the Act provides for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto। मतलब जो प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, प्रियम्बल एक्ट कौन सा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, वो क्या करता है कि वो उसने क्या इस्टेब्लिश किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है, जो भी केसेस है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उसका इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो सके। मतलब इफेक्टिव डिस्पोजल मतलब उसका इफेक्टिव डिस्पोजल कर सके, ठीक है। तो उसलिए इसीलिए क्या किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। और जो भी लीगल राइट्स है, मतलब जो भी लीगल राइट्स है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कोई भी लीगल राइट है रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, उसको एनफोर्स करने के लिए बेसिकली, तो वो क्या करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनफोर्स करेगा और इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस भी करेगा, जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं। With the establishment of the NGT, India has joined the distinguished league of countries that have a dedicated adjudicatory forum to address environmental dispute। मतलब जितने भी अगर जब जैसे ही इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया उन लीग ऑफ कंट्रीज को जिन्होंने डेडिकेटेड एडजुडिकेटरी फोरम बना रखा है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स के लिए। इंडिया इज थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल फ्लेज्ड ग्रीन ट्रिब्यूनल, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडिया थर्ड कंट्री है, पहली कौन थी, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने में। द स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ द एनजीटी विल फैसिलिटेट फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल केसेस एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका आर्किटेक्चर ऐसे बनाया गया है, ऐसे स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर है कि जो केसेस है, जो एनवायरमेंटल केसेस है, उनका फास्ट रेजोल्यूशन हो सके, मतलब अच्छे से जल्दी उनको रिजॉल्व कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी बूस्ट मिलेगा, कि जैसे अब हर जल्दी केसेस अगर हम करते रहेंगे, रिजॉल्व करते रहेंगे, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी, उसकी भी अच्छी से इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी। NGT is mandated to dispose the cases within 6 months of their respective appeals। मतलब NGT क्या है, NGT को मैंडेट किया गया कि अगर जैसे आज केस आया तो उसके 6 मंथ तक वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 मंथ तक उस NGT को केस कर देना, मतलब पूरा रिजॉल्व कर देना चाहिए। ये एक मैंडेटेड प्रोसीजर है NGT का, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी एक्ट्स थे या जो भी पॉलिसीज थी जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट थे, वो हमने आज डिस्कस कर लिए। Okay, I hope you understood the lecture. Thank you.